हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग पीट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस में को हमने फटाफट देख लिया था, डेफिनेशन देखी थी, असेसमेंट देख लिया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमने देखा था कि एक सिस्टमैटिक मेथड होता है टू प्रोवाइड केयर टू द क्लाइंट। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में आप जब पेशेंट को केयर दे रहे हो तो उसको हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक कि ऐसा होता है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या थे? नर्सिंग प्रोसेस हमेशा एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए। फिर क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए, जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम है सिर्फ क्लाइंट पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, फिर जो और अगर क्लाइंट फोकस है उसके बाद आपका जो उसका प्रॉब्लम है, आपका जो अप्रोच रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारे थे 4 कैरेक्टरिस्टिक नर्सिंग प्रोसेस के। फिर हमने इसके पर्पस देखे थे। पर्पस में हमने देखा था कि डिटरमाइन द नीड फॉर नर्सिंग केयर। ठीक है, आपको नीड्स का पता होना चाहिए कि क्या क्या नीड्स है नर्सिंग केयर की। फिर प्लान करेंगे, हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। फिर आपका जो है वो डायरेक्ट्स एंड डिलीवर्स नर्सिंग इंटरवेंशंस। आपके जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है आप उसे कैसे डिलीवर करोगे, ठीक, ये हमें नर्सिंग प्रोसेस से पता चल जाएगा। आप इवैल्यूएट कर लोगे आपके आउटकम्स को, जो भी आपने प्लान करी है, जो भी आपने इंटरवेंशंस क्लाइंट को दिए, आप उसे इवैल्यूएट कर लोगे। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहेगा आपका। फिर हमने जाने थे नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स। उसमें 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने। उसका निमोनिक भी जाना था जो था एडपाई। ठीक है, तो एडपाई में सबसे पहला था हमारा असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट हमने पढ़ लिया था। तो असेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? असेसमेंट था हमारा सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। क्लियर है? फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखे थे, इनिशियल, फोकस, इमरजेंसी एंड टाइम लैप्स। इनिशियल जो पहली बार जब आप पेशेंट से मिल रहे हो वो आपका इनिशियल असेसमेंट हो गया। फोकस में आप जो उसकी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस पर जब फोकस करोगे तो वो हमारा फोकस असेसमेंट है। इमरजेंसी असेसमेंट कब कर रहे थे? जब क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की, तो वो हमारा हो गया इमरजेंसी असेसमेंट। और टाइम लैप्स में क्या था कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया अपना प्लान, जो भी आपने प्लान किया था वो सारी जो नर्सिंग केयर है वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसमें। और इवैल्यूएशन में जो गैप आ रहा है, जो टाइम का गैप आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोल रहे थे टाइम लैप्स असेसमेंट। तो इसके बाद हमने जाना था इसके डेटा के बारे में। ठीक है, कि किन 2 तरीके से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा हम लोग, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव जो डेटा होता है वो पेशेंट खुद हमें बताता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का जो एग्जाम्पल हमने देख लिया था वो हो गया था इचिंग, पेन। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे कि पेन किस तरीके का डेटा है, तो वो पेन हमेशा सब्जेक्टिव डेटा होता है। ठीक है, वो पेशेंट हमें खुद बताता है, आप पेन देख नहीं पा रहे हो, ठीक, तो वो हमें पेशेंट बता रहा है, और पेशेंट जो डेटा हमें देगा वो होता है सब्जेक्टिव डेटा। क्लियर है? फिर ऑब्जेक्टिव में क्या था? जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे थे। सब्जेक्टिव को हम कोवर्ट डेटा भी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव को हम ओवर्ट डेटा बोलते हैं। क्लियर है? फिर हमने सोर्सेज देखे थे। सोर्सेज क्या क्या रहेंगे? सोर्सेज हमारे पास 2 तरीके के थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में जब क्लाइंट खुद डायरेक्टली आपको डेटा दे रहा है, खुद अपनी बात आप तक पहुंचा रहा है, वो हो गया हमारा प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में इनडायरेक्ट सोर्स की वजह से आपको डेटा मिल रहा है। हो सकता है उसकी फैमिली आपको हिस्ट्री दे रही हो, फैमिली मेंबर्स बता रहे हो, आप पुरानी उसकी रिपोर्ट्स देख रहे हो, डायग्नोस्टिक रिजल्ट देख रहे हो, उसके थ्रू जो भी आपको डेटा मिल रहा है वो हो गया सेकेंडरी डेटा। फिर उसमें देखा था हमने ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मेट अगर हम यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जो भी हम उसका पेशेंट का डेटा ले रहे हैं, अगर हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया हुआ हम कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वैलिडेशन में क्या होता है? वैलिडेशन में होता है कि आप डबल चेक कर रहे हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको डबल चेक कर रहे हो, वो हो गया हमारा वैलिडेशन ऑफ डेटा। यानी कि आप अपने डेटा को वैलिड कर रहे हो कि हाँ भाई, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो सही है।
डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन के बिना आपका असेसमेंट वाला जो फेज है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन है टू कंप्लीट असेसमेंट फेज द नर्स रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट डेटा। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आया आप उसे डॉक्यूमेंट कर दोगे रिटर्न फॉर्म में। फिर आज हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की। ठीक है, फेज देखे थे हमने, ठीक है, 5 फेज थे। असेसमेंट हमने देख लिया, अब हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर है? तो डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस सेकंड स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? असेसमेंट। सेकंड फेज क्या है? डायग्नोसिस। अब दूसरा क्या है? नर्सिंग प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई। जो नर्सिंग डायग्नोसिस वाला जो फेज है, इसी में आप पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, उसमें तो हम पेशेंट से बातचीत कर रहे थे, जितना डेटा हो रहा था वो इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पे अब आपको समझ आ गया उससे बात करके कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब आप यहाँ पे डायग्नोसिस फॉर्म करोगे। ठीक है, तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस वाला जो फेज है, इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इट फॉर्म्स लिंक बिटवीन द असेसमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस के जो फेज हैं, जो स्टेप्स हैं, 5 फेज बताए थे, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ये प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो असेसमेंट और प्लानिंग, इनके बीच में लिंक का काम करता है। ठीक है, आपको जब डायग्नोसिस पता होगा तभी तो आप प्लानिंग करोगे ना कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट देने के लिए क्या क्या प्लान करना है। ठीक है, तो ये बीच की कड़ी है आपके असेसमेंट और प्लानिंग के बीच की। ठीक है, तो ये आपकी लिंक है, ठीक है, असेसमेंट और प्लानिंग के बीच की। फिर फोर्थ क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ एनी इंटरवेंशन डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, जितना एक्यूरेटली अगर आपने पेशेंट की प्रॉब्लम पहचान ली, उतना ही इफेक्टिव आप इंटरवेंशन उस पेशेंट को दे पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। समझ आया? अब अगर बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो ये जो फेज है, अब इतने पॉइंट्स जानने के बाद हमें समझ आ गया कि भाई नर्सिंग डायग्नोसिस का जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो ये एक एसोसिएशन है, नंदा। ठीक है, नंदा एक एसोसिएशन है। इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है? तो नंदा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ठीक है, अब इस एसोसिएशन का काम क्या है? तो ये जो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इन्होंने ना काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट का सिस्टम वाइज। ठीक है, इन्होंने सिस्टम वाइज पेशेंट के डायग्नोसिस की लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो उसको देख के ही, उसको पढ़ के ही हम लोग पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनका काम सिर्फ एक ही है। इन्होंने क्या किया, इनका गोल था टू रिफाइन एंड डिफाइन। ठीक है, डिफाइन द क्लाइंट्स डायग्नोसिस। क्या काम है इनका? रिफाइन एंड डिफाइन द क्लाइंट्स डायग्नोसिस। यानी कि ये लोग रिफाइन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जितना हमने जाना था ना कि आप जितना करेक्टली, जितना इफेक्टिवली आप इंटरवेंशन चाह रहे हो कि पेशेंट पे आपकी जो भी प्लानिंग वो इफेक्टिवली काम कर जाए, उसके लिए हमको एक बहुत ही अच्छा डायग्नोसिस बनाने की नीड है। मतलब जितना रिफाइन आप डायग्नोसिस बना लोगे, जितनी जल्दी आप पेशेंट की एग्जैक्टली स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को समझ लोगे, उतना बेटर आप
पेशेंट को केयर गिव कर पाओगे। ठीक है, तो इनका काम है रिफाइन एंड डिफाइन द क्लाइंट्स डायग्नोसिस, सिर्फ यही काम है। ठीक है, नंदा डायग्नोसिस जो है उनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग, उसी लिस्ट के बेसिस पे हम लोग सिस्टम वाइज जो भी है, पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, इंटीग्यूमेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टम वाइज हम लोग जो डायग्नोसिस है उसको फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नंदा। तो इसको बोलते हैं, नंदा की डेफिनेशन है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ठीक है, ये एक एसोसिएशन है जिसने हमें डायग्नोसिस की अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिस्टम हमें लिस्ट दी हुई है। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोसिस के भी टाइप है। तो डायग्नोसिस अगर हम देखें तो उसका पहला टाइप है एक्चुअल डायग्नोसिस। ठीक है, एक्चुअल डायग्नोसिस कैसे? एक्चुअल डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस होते हैं जो पेशेंट जब आपसे मिला तो वो प्रॉब्लम्स उसमें प्रेजेंट थी। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, जब आप उसका असेसमेंट कर रहे थे ना, तब वो प्रॉब्लम्स उस पेशेंट में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, एक्चुअल डायग्नोसिस। फिर आता है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। हेल्थ प्रमोशन कैसे? आप पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो और ऐसे डायग्नोसिस बना रहे हो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो वर्स्ट ना हो। ठीक, तो इसमें आप लोग प्रिपेयर्डनेस करते हैं हम लोग पेशेंट की। ठीक, प्रिपेयर्डनेस ऑफ फॉर प्रॉब्लम। ठीक है, आप पेशेंट को प्रिपेयर कर लोगे कि भाई तुम सर्जरी करा के आए हो, हम तुम्हारी ये हो सकता है कि तुमको क्या नाम है, बेड सोर्स हो जाए, क्योंकि तुम सर्जरी करा के आए हो, काफी लंबे समय तक तुम उसमें बेड पे रहोगे। ठीक है, तो तुमको वो ना हो, तो उस चीज के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे कि हम हर कोई कोशिश कर लेंगे कि तुमको वो बेड सोर ना हो। तो ये आपका हो गया हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको, ठीक है, प्रॉब्लम के अगेंस्ट होने के लिए। फिर आता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो अभी प्रेजेंट नहीं है पेशेंट में। ठीक है, लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उसके पास। ठीक है, कि वो प्रॉब्लम मतलब अकर कर सकती है, यानी कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट रहेंगे, रिस्क फैक्टर होंगे उसके पास, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं होगी उसके पास। रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट बट प्रॉब्लम नॉट प्रेजेंट येट। क्लियर है? समझ आया? रिस्क फैक्टर्स रहेंगे रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, जैसे रिस्क ऑफ फॉल है। ठीक है, हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि रिस्क ऑफ फॉल है पेशेंट में। तो रिस्क ऑफ फॉल कैसे है? अब उसके पास रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? हो सकता है कि वो बूढ़ा है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, अगर वो बेड से उतरेगा तो गिर सकता है। ठीक, हो सकता है कि उसको क्या नाम है, फ्रैक्चर हुआ हो, ठीक है, या वीकनेस हो, एनीमिया हो, कुछ भी हो सकता है जिनकी वजह से वो पेशेंट फॉल कर सकता है। तो अभी वो फॉल नहीं किया है, लेकिन वो रिस्क फैक्टर उसके पास है कि वो फॉल कर सकता है। तो ये हो गया हमारा रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर है? फिर ये बात हो गई हमारी डायग्नोसिस की। अब अगर बात करूं कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो नंदा डायग्नोसिस जो नंदा एसोसिएशन है, ठीक है, उन्होंने 3 कंपोनेंट बताए हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस अगर हम देखें, अगर नंदा डायग्नोसिस देखें तो उन्होंने हमें एक पीईएस फॉर्मेट बताया है। अब पीईएस क्या है? पीईएस, ठीक है, तो पीईएस क्या है? तो पी का मतलब हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप जो डायग्नोसिस फॉर्म करोगे उसमें सबसे पहले आपका आएगा वो प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है,
फिर आता है ई से एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब उसका रीजन क्या है, किस वजह से है वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, फिर आपका इटियोलॉजी आएगा कि वो प्रॉब्लम किस वजह से है, और फिर आपके पास आएगा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कि किस तरह की है, या आपने कैसे कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PES फॉर्मेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये PES फॉर्मेट क्या है। तो एग्जाम्पल अगर हम ले कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है उसकी एक्यूट पेन, ठीक है, उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो एक्यूट पेन जो हो गया हमारा, वो हमारा हो गया P, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये हमारा। क्लियर है, ये पूरा जो है वो डायग्नोसिस है, एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। ये जो पूरा है ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, पहले आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उसकी इटियोलॉजी आ जाएगी किस वजह से हो रहा है, और फिर आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो एक्यूट पेन जो हो गया वो हमारा P हो गया, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। क्लियर। फिर रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका रीजन हो गया, यानी कि इटियोलॉजी हो गया। तो एब्डोमिनल पेन जो हो गया, एब्डोमिनल सर्जरी जो हो गई वो हो गया ई, यानी कि एविडेंस, वो सॉरी इटियोलॉजी, ठीक है। तो पी हमारा हो गया जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, उसकी प्रॉब्लम हो गई एक्यूट पेन, और जिसकी वजह से हो रही है यानी कि जो इटियोलॉजी है वो हो गया हमारा एब्डोमिनल सर्जरी। अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे हमने कि acute pain related to abdominal surgery as evidenced by patient discomfort, ठीक है, डिस्कम्फर्ट दिख गया हमको उसमें, और पेन स्केल के थ्रू हमने उसको कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है। हमने उससे पूछ लिया कि भाई आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच में बताइए कितनी गिनती तक का, कितने सीवियरिटी से आपको पेन हो रहा है, ठीक है। तो उसने बता दिया भाई मुझे तो 8 नंबर तक का दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्कम्फर्ट और पेन हो गया ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए S, ठीक है। ये आपके हो गए सिम्टम्स, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर उसे बोल दो सिम्टम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो हमने 2 फेज देख लिए, हमने असेसमेंट पढ़ लिया, डायग्नोसिस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मैंने बताया ही था कि प्लानिंग में आप पेशेंट के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो उसको प्रॉब्लम है, जो उसका डायग्नोसिस है, अब उसके अकॉर्डिंगली कि उसकी प्रायोरिटी देख के आप जो भी प्लानिंग करने वाले हो, ठीक है, जो भी इंटरवेंशंस आप देखोगे कि मुझे मैं ये कर सकती हूँ इसके लिए, ठीक है, जो भी आप प्लान बना रहे हो उसको हम बोल रहे हैं प्लानिंग, ठीक है। तो पेशेंट की प्लानिंग हम कैसे करेंगे, पहले तो हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे प्रॉब्लम को कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, ठीक है, मुझे सबसे पहले किस पे काम करना है। अगर एग्जाम्पल देखें, मैंने बताया था पहले आप एयरवे उसका मेंटेन कर लोगे, रिवाइव कर दोगे, फिर आप ब्लीडिंग देखोगे, फिर हम फ्रैक्चर देख रहे थे, ठीक है। तो आपने पहले एयरवे को प्रायोरिटाइज किया, क्लियर है। तो ये आप प्रायोरिटाइज करोगे प्रॉब्लम को, और फिर डायग्नोसिस बनाओगे। तो सॉरी, डायग्नोसिस और प्रॉब्लम को आप जब प्रायोरिटाइज करोगे वो हम करते हैं प्लानिंग वाले फेज में, क्लियर है। फिर आप सिलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। अब आप सिलेक्ट करोगे कि मैं उसको क्या इंटरवेंशन दूंगी, ठीक है, ये भी आप प्लान करोगे। फिर गोल्स फॉर्म कर लोगे कि अगर मैं जो प्लानिंग कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, उससे क्या क्या होने वाला है, आपके गोल्स क्या रहेंगे, ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने जो आप करने जा रहे हो, जो उसके लिए प्लान कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो हम लोग सब कुछ प्लानिंग में करते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट नर्सिंग इंटरवेंशन, और आप इसी फेज में आप नर्सिंग इंटरवेंशन लिख लोगे, ठीक है। प्लानिंग वाले फेज में आप नर्सिंग इंटरवेंशन कर लोगे कि अगर पेन हो रहा है या फिर उसको उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो मुझे उसको क्या क्या करना है, पोजीशन साइड लेटरल लिटा दूंगी या उसको एंटीएमेटिक्स दूंगी, ये सब आप प्लानिंग कर लोगे, ठीक है। तो ये आप वहीं पे ही अपना जो गोल है, वो आपका जो गोल होने वाला है वो उसका गोल ये होगा कि मुझे इसकी वॉमिटिंग रोकनी है,
ठीक है। और इसमें रिस्क क्या हो जाएगा, वो एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है, तो आप सारे एस्पेक्ट उसको देखोगे, ठीक है। तो ये सब काम हो जाएगा हमारा प्लानिंग में। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग अगर हम देखें तो पहला होता है इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग क्या हो जाएगा कि आप जब पेशेंट आपके पास आया है, पहली बार जब आप उसका असेसमेंट और डायग्नोसिस बना रहे हो, तो जो आप पहली बार प्लान कर रहे हो उसके लिए, वो हो गया हमारा इनिशियल प्लानिंग, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जो भी डायग्नोसिस आप देख रहे हो, अब उसके लिए जो आप प्लान करने वाले हो, वो हो गया हमारा इनिशियल प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या हो गया, थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक पेशेंट आपके पास रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस आप उसके लिए क्या क्या प्लान कर रहे हो, वो हो जाएगा हमारा ऑनगोइंग प्लानिंग, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर इसको 2 वर्ड्स में बोलूं तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस। क्लियर। फिर बात करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग, ठीक है। डिस्चार्ज के टाइम पे आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, आपका पेशेंट सब सही हो गया है, ठीक है, अब उसका आप डिस्चार्ज बना रहे हो, अब आप प्लान कर रहे हो कि नहीं इसको मुझे 1 महीने बाद बुलाना है, ठीक है, या फिर उसको मेडिकेशन ऐसे ऐसे करने हैं, ऐसे ऐसे बतानी है, ये जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उससे डिस्चार्ज से रिलेटेड, डिस्चार्ज के बाद वो हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज प्लानिंग। क्लियर है। फिर लास्ट हम फोर्थ अगर हम वो देखें, वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। आपने जो भी प्लानिंग करी थी, जो भी चीजें आपने प्लान करी थी जिस भी डायग्नोसिस से रिलेटेड, अब आपका वो काम करने का टाइम आ गया, तो उसको हम बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज। आपने जो भी प्लान किया है उसको करना है अब, और उसको डॉक्यूमेंट करना है, तो ये फेज हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है। और लास्ट फेज हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन, यानी कि आपने जो भी डायग्नोसिस बनाया, डायग्नोसिस के लिए फिर आपने प्लानिंग करी, फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन दिया, अब आप उसको इवैल्यूएट करोगे कि आपने जो भी उसके लिए काम दिया, जो भी काम किया या जो भी नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करी, वो एक्चुअली काम करी या नहीं करी। तो इस फेज को हम लोग बोल रहे हैं जहां हम लोग खुद को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने उसको एंटीएमेटिक गोली दी थी, वो काम करी, उससे उसकी उल्टी रुकी या नहीं रुकी, ठीक है। तो ये जो आपका फेज हो गया, ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन। आपने इवैल्यूएट कर लिया अपने एक्शंस को, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, आपने जो भी नर्सिंग केयर प्लान बनाया था उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए इवैल्यूएशन फेज होता है, ठीक है। क्लाइंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल एंड आउटकम्स, ठीक है, हमने प्लानिंग फेज में ही गोल बना लिए थे, आउटकम्स बना लिए थे कि मेरा आउटकम ये है कि मैं इसको ये साइड लेटरल पोजीशन दूंगी तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रुक जाएगा, ठीक है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो जाएगा। तो अब आप इवैल्यूएट करोगे कि मैंने इसको पोजीशन साइड लेटरल दे दी थी, तो एक्चुअली इसको एस्पिरेशन हुआ या नहीं हुआ, तो आपको पता चल गया कि नहीं भाई उसको एस्पिरेशन नहीं हुआ, तो आपने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया। क्लियर है। तो ये हो गए हमारे 5 फेज, और आई होप आपको ये समझ आया हो। नर्सिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है ये नर्सेस का, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग बेटर पेशेंट को केयर डिलीवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ। थैंक यू वेरी मच।